हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और ये है रूट बैच, जिसमें मैं आपको रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए एकदम रूट से, एकदम बेस से जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूं। अभी तक मैं आपको सेल बायोलॉजी का सेल चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूं और हम एक क्लास एटम की भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको एटॉमिक मॉडल्स के बारे में या जो भी एटॉमिक मॉडल्स हैं वो पूरी तरह से समझा चुकी हूं। और आज की क्लास में हम एटम से जुड़ी हुई आगे की चीजें भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने हैंड रिटन नोट साथ साथ बनाते हुए चलें और आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आपको जो भी मेरे इस कोर्स में, ठीक है, कोर्स आपका ही है, आपके लिए है, तो अगर आपको कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी रिव्यू देना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने बताया, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ही कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले शुरुआत हो रही है थॉट ऑफ द डे से, और थॉट है आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। ठीक है, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है गिव अप करने में। ठीक है, मान लो आपने तैयारी शुरू की, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आपने सोचा फिर से करते हैं, सेकंड में नहीं हुआ, और अब आप क्या सोच रहे हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी खामी है। हो सकता है आपको पता ही ना हो और आप अपने गोल के या अपनी जॉब के बहुत नजदीक हो, है ना। तो गिव अप नहीं करना है, बस कंटिन्यूसली तैयारी करते रहनी है, कोशिश करते रहनी है, और आपको आपका जो भी ड्रीम जॉब है जरूर मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को। नेक्स्ट, आज की क्लास में जो भी हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि एटम, मैंने बताया था एटम क्या होता है, आज फिर से एक बार देखेंगे। किस किस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सभी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। नेक्स्ट, हम एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं। आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं कि एटॉमिक नंबर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको पूछा गया है कि क्या होगा, एटॉमिक मास, ठीक है, या मास नंबर क्या होगा, और इन टर्म्स पे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इन सभी टर्म्स पे भी कई बार क्वेश्चन बना है। और मॉलिक्यूलर मास भी मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल, ये जो सेकंड वाला है से लेके फिफ्थ वाले टॉपिक तक जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे या क्वेश्चंस बनेंगे वो आप इजीली कर पाएंगे अगर आप आज की मेरी क्लास पूरी अच्छे से अटेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एटम की, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कोई भी मैटर है, ठीक है, मैटर क्या था, हर चीज दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है, चाहे वो ये स्टाइलस हो, ये बोर्ड हो, आपकी नोटबुक हो, या आपका पेन हो, टेबल चेयर जिसकी मदद से आप अभी पढ़ रहे हो, हर चीज क्या है, मैटर है। ठीक है, और हर चीज जिस सबसे छोटी चीज के मिलने से बनी हुई है, वो बहुत छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल जो बोला गया था डाल्टन के द्वारा, वो क्या है, आपका एटम होता है। ठीक है, तो आज हम एटम के आगे की कहानी शुरू करेंगे। क्या आपको लगता है क्या एटम एक ऐसी चीज है जो नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है? तो देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, पर सबके नहीं करते। ठीक है, तो देखेंगे कि वो जो भी एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक अपना। सबसे पहला टॉपिक है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, किस तरह एटम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से सभी पढ़ेंगे। द एटम्स ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोबल गैसेस। ठीक है, जो
मैंने आपको पीरियडिक टेबल पढ़ाया हुआ है, पूरे जितने भी शॉर्ट्स हैं पीरियडिक टेबल के वो सभी रेडियन गुरुकुल पे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नोबल गैसेस क्या होती है? ग्रुप 18 में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं, जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सभी क्या थे? आप अभी जो मैंने बोले वो सभी नोबल गैसेस है, ठीक है। और नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये अपने एटॉमिक स्टेट में सिंगल एटम के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर सके। क्या लिखा हुआ है? आर केमिकली अनरिएक्टिव, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। और कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में? एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज सिंगल एटम की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया? समझ आया सभी को क्या मैंने अभी तक आप लोगों को बताया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या सभी एलिमेंट्स ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, ये तो एक ही बात बताई ना मैंने आपको, सिर्फ नोबल गैसेस की पीरियडिक टेबल तो इतना बड़ा है ना, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, अगर वो एटॉमिक कैसे होते हैं, वो कि वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो दो डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। एक होगा आपका आयंस की फॉर्म में, ठीक है, या तो वो आयंस बना के रह सकते हैं या फिर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रह सकते हैं, ठीक है, या तो वो आयंस की फॉर्म में रहेंगे नेचर में या फिर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब बात ये आई कि मैम ये क्या होते हैं? आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं क्या? तो अब मैं आपको यही चीज समझाऊंगी, तो चलिए समझते हैं, ठीक है। दो बातें हमेशा ध्यान रखना कि एटम मेजरली एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? आयंस और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चले, क्या बताया हुआ है इसी टॉपिक में, मैं अगर आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास का याद दिलाऊं, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप जाके पिछली क्लास देखिए, तभी आपको एटम के बारे में कई सारी चीजें पता चलेंगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एटॉमिक मॉडल्स थे, जैसे कि रदरफोर्ड का जो मॉडल दिया गया था एटम का और बोहर का था, इन दोनों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? सब एटॉमिक स्पीशीज के बारे में बताया था, ठीक है। सब एटॉमिक मतलब कुछ ऐसी चीजें जो एटम के भी अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी थी वो चीजें? रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि एक एटम के अंदर कुछ ये चीजें होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन्हें ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है। समझ आया सभी को? अब देखो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था? याद करो, नेगेटिव चार्ज था, है ना। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। वहीं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, और प्रोटॉन पे कैसा था? पॉजिटिव चार्ज था, है ना। इतनी बातें आपको याद होंगी। तो क्या कह रहे हैं? एवरी एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? आयंस। आयंस इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि मैंने आपके रेलवे के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आयंस वाले टॉपिक से देखे हैं, ठीक है। और जो भी मैं टॉपिक्स लेके आ रही हूँ वो बहुत डिटेल्ड नहीं है, साइंस तो बहुत डिटेल में है, पर हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस कोर्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं किसी न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल एटम का मतलब, न्यूट्रल एटम एक ऐसा एटम होता है जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। क्या बोला मैंने? न्यूट्रल एटम कैसा एटम होगा? न्यूट्रल एटम, ठीक है। न्यूट्रल एटम एक ऐसा एटम जिसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है
और ना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, समझ आया? इट मींस उस पर्टिकुलर एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, इसलिए कोई भी चार्ज उभर के ऊपर आ ही नहीं पाया। सम टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया या न्यूट्रल हो गया। ठीक है, मान लो अगर 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है ना कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा चार्ज। ठीक है, पर आयन कब बनते हैं? आयन तब बनेंगे जब किसी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वेरी कर जाए। ठीक है, नॉर्मल से या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। नहीं आई बात समझ? समझते हैं, क्या शुरू कर रहे हैं? आयंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टार मार्क कर लो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, क्या लिखा है? एन आयन इज ए पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। ठीक है, एक आयन एक ऐसा एटम होता है जिसपे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। आयन क्या है? एक है एटम ही, पर उस पर कुछ चार्ज आ रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम आयन का। ठीक है, Na+। ठीक है, अब सोडियम यूजुअली कैसे लिखा जाता है? ये क्या है? Na किसका सिंबल होता है? सोडियम का। ठीक है, मैं फिर से लिख के बता देती हूँ आप सभी को। Na किसका सिंबल है? सोडियम का। ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या है? पता है ना, हर एलिमेंट के लिए कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं, वैसे ही सोडियम के लिए Na यूज किया जा रहा है। अब नॉर्मली Na ऐसे लिखा जाएगा नॉर्मल एटॉमिक स्टेट में, बट वहीं जब हम सोडियम का आयन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? Na+ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? Na+ लिखेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑक्साइड के आयन की बात की हुई है। ठीक है, तो वो कैसा लिखा जाएगा? O2 नेगेटिव, इस तरह से लिखा जाएगा। समझ आया? O2 नेगेटिव, आप इसको ऊपर लिखना। ठीक है, यहाँ पे नीचे ही दिया हुआ है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, समझ आया? अब इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन विच कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। मतलब जब आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वहां हमने बोला था, मैंने बताया 3 चीजें हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जब भी बात आएगी चार्ज की कि किसी एटम पे क्या चार्ज है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कोई एक्ट ही नहीं करेगा। पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो इंपॉर्टेंस है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो इंपॉर्टेंस है। तो अब बात ये आई कि जो भी आपका चार्ज आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो किस पे डिपेंड करेगा? मैम इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा या प्रोटॉन पे? तो सिंपली एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन का आने से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने से, या एक जो करंट एटम में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे थे उनमें से कोई अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए, तब मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर या बाहर आने या जाने से क्या होता है? चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? आयन बनेगा या नहीं बनेगा, या कौन सा आयन बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। देखो क्या लिखा है, इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन विच कैन बी ट्रांसफर्ड, जो कि ट्रांसफर हो रहा है। वो कौन सी चीज है जो ट्रांसफर हो रही है? It is only electron which can be transferred from one atom to another। ठीक है, जो एक एटम से दूसरे एटम में जो चीज जा रही है जिसकी वजह से चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, वो क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अगर आपको कुछ भी इसमें लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इवन आप वीडियो को पॉज करके भी अपने नोट्स साथ साथ बना सकते हैं, जो कि बहुत बेटर रहेगा बाद में PDF पे डिपेंड होने से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आयंस की, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आयंस क्या इतना ही है? नहीं, आयंस मेनली 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक है आपका कैटायन और दूसरा है एनायन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कैटायन और दूसरा है एनायन। डिफरेंस क्या होता है कैटायन और एनायन में? ठीक है, अगर हम बात करें कैटायन, मतलब एक ऐसा आयन जिसपे चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, तो आप लिख लेना, ध्यान रखना कि कैटायन कैसा होगा? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। वहीं एनायन कैसा होगा? एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन।
ठीक है। जैसे अगर मैं अभी पीछे जाऊं, मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे, एक Na पॉजिटिव, एक O2 नेगेटिव, है ना। तो ये बताओ Na पॉजिटिव क्या है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक कैटायन है। क्या है, कैटायन है। वहीं अगर हम बात करें O2 नेगेटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हुआ, एक एनायन हो गया। समझ आया सभी को, समझ आया, देख लो एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे कि कैटायन और एनायन है क्या, ठीक है। देखो, जैसे अगर हम कैटायन की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैटायन एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है। हाँ, हमें पता है, हम समझ गए, मैंने अभी बताया। कैटायन बनता कब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कैटायन बनता कब है। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जब एटम में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज हो जाए, तब क्या होता है, कैटायन फॉर्म हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, सोडियम, ठीक है, मैं लेती हूं एक सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने अभी सोडियम देखा, तो सोडियम कैसे बना, ठीक है। मान लो ये मेरे पास क्या है, सोडियम Na, सिंपल, ये एक सोडियम का न्यूट्रल एटम है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन माइनस किए, एक, सिंपल, -1, ठीक है। इसे थोड़ा और सिंपलर वे में लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या बना, Na प्लस बन गया, ठीक है, Na सोडियम आयन, ठीक है, या सोडियम कैटायन बन गया, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, जैसे हम सिंपल माइनस करते हुए दिखाते हैं, ये और सिंपलर बन सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा Na, फिर यहाँ ऐसे माइनस का साइन दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो क्या मिला आपको, Na प्लस मिल गया, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अच्छा, द आयंस ऑफ ऑल मेटल एलिमेंट्स आर कैटायंस। जितने भी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि या आपके मन में क्वेश्चन आया हो कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट क्या बना रहा है, कैटायन बना रहा है, और कौन सा बना रहा है, एनायन बना रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, इस स्टेटमेंट से क्या बताया गया है, द आयंस ऑफ ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, पीरियडिक टेबल में जो भी आपको मेटल्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको अभी ध्यान नहीं है तो आगे हम पीरियडिक टेबल भी पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो जितने भी मेटल्स हैं, जैसे मैंने बताया, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है ना, ये जितने भी मेटल्स हैं, ये सभी कैसे होते हैं, इनका जो आयन है वो कैसा होता है, कैटायंस, ठीक है, कैटायंस। पर 2 नॉन मेटल्स भी हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा अमोनियम, जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, समझ आया। ये दोनों भी कैटायनिक फॉर्म में। हाइड्रोजन के आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और लिखते कैसे हैं, H+, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा ये नीचे लिखा हुआ है, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हटा दो, यहाँ पे H ऊपर लगा दो प्लस। और ये NH4 भी कैसे लिखा जाता है, NH4+, ये दोनों, ठीक है, अमोनियम और हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, पर इनके जो आयंस है वो कैसे हैं, कैटायंस हैं, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन है आपको बता दिया गया। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें एनायन कब बनता है, एनायन एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, एनायन एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। एनायन कब बनता है, कब बनेगा एनायन, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब एक एटम पे कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया उसके ऊपर, ठीक है, कहीं किसी और ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, या उस पर्टिकुलर एटम के पास इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या लिखा है, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज आयन। एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग से, कैसे बन रहा है, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम को मिलेगा तब उस पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। द आयंस ऑफ ऑल नॉन मेटल एलिमेंट्स आर एनायंस। जितने भी नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी नॉन मेटल्स अभी आपके ध्यान में आ रहे
रहे हैं उन सभी पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन के पास कहीं से क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या आ गया, ऐसे लिख दो +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्लोरीन पे चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है, कैसा डेवलप हो गया, Cl नेगेटिव। ये क्या था, ये सोडियम है, आप लिख भी सकते हो यहाँ, ये सोडियम था और ये सोडियम आयन बन गया, और ये क्या है, क्लोरीन है, Cl बनाया ये मैंने, ठीक है। समझ आया सभी को, समझ आया सभी को। आगे चले, आगे चले, इतना आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चले, देखो यहाँ पे अब बात की गई आयंस, तो पता चल गए मैम, है ना, क्या पता चल गया कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, वो एटम की फॉर्म में तो रहेंगे नहीं एलिमेंट्स, तो वो किस फॉर्म में रहेंगे, या तो आयंस की फॉर्म में रहेंगे या मॉलिक्यूल्स के। अब क्या समझना है, अब ये समझना है आयंस इतना ही है, आपको इतनी बात आपके लिए जरूरी थी जो आप समझ गए। अब मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, जब मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं, या तो एलिमेंट के सेम तरह के एलिमेंट के मिलने से जो चीज बने उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे, या फिर अगर डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, या डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन होते हैं और उसके कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है, उसे भी हम क्या कहते हैं, एक तरह का मॉलिक्यूल ही कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन सी तरह का कहते हैं, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली हम देखते हैं कि हमें क्या क्या बताया हुआ है। देखो एक एक चीज पे चलो, सब कुछ समझ आएगा। ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इट मींस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। पर वो कैसे, क्या वो इकलौता एक एटम है, नहीं, वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिला है, डिफरेंट डिफरेंट बना है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन हुए तो उसके मिलने से क्या बना, केमिकली बॉन्डेड है, मतलब केमिकली जुड़ रहे हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आके थोड़ी देर साथ में खड़े हो गए, नहीं, केमिकली बॉन्डेड हो गए, ठीक है। तो ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप, दो या दो से ज्यादा केमिकली बॉन्डेड एटम्स का, ठीक है, समझ आया। A molecule is the smallest particle of substance which has the properties of that substance and can exist in the free state। जैसा कि मैंने बोला, कोई भी आपका एलिमेंट है वो एटॉमिक फॉर्म में फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, किसको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के। बट मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट है जो नेचर में फ्रीली रह सकता है, वो क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड ईदर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मॉलिक्यूल कब बन सकते हैं, या तो सेम तरह के एटम्स कंबाइन हो, एटम्स ऑफ सेम तरह के एलिमेंट्स, जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो गए, ठीक है, तो क्या बन गया, H2 बन गया। तो ये क्या था, सेम तरह के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। वहीं डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे हमने बना लिया HCl, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग एलिमेंट्स थे, दोनों जुड़ गए, ठीक है। तो ये भी एक आपका मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है ना, इतनी बात समझ आई। तो इसे थोड़ा सही से लिख देते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बताया, आई होप आप सभी को इतना तो समझ आया ही होगा। सेम तरह का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, जैसे H2 का एग्जाम्पल ले लो, दो हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े, ठीक है, कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, H2 बनाया, ठीक है। वहीं डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे मैंने HCl की बात की, ठीक है, समझ आया। आगे चले, आगे क्या दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स मेनली, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 2 तरह के होंगे, एक होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जो सेम तरह के एलिमेंट के जुड़ने से बन रहे हैं, ये वाले, ठीक है। और दूसरे होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जिन्हें हम कंपाउंड्स भी सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब क्या है। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो 2 डिफरेंट
एटम्स, सेम एलिमेंट के दो डिफरेंट एटम्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनना। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बात की गई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन गैस जो है वो नेचर में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक एटम था ऑक्सीजन का, वो कंबाइन किया दूसरे एटम के साथ। ये क्या है, केमिकल बॉन्ड दिखाया जा रहा है आपको, और क्या बन गया, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया। तो इस तरह के जब सेम तरह के एटम्स हैं, सेम एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट बदला नहीं, ठीक है, दो एटम्स हैं बट एलिमेंट सेम है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और उसके दो एटम्स लिए तब जाके एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेनिंग टू और मोर, दो भी हो सकते हैं उससे ज्यादा भी, सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइन टुगेदर, दो या दो से ज्यादा सेम तरह के जो भी एटम्स है, जब वो एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस, ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे, इसको भी ऐसे नीचे लिख लेना, H2 इधर लिख देती हूँ मैं, हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है। ये सब ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट करेंगे, H2O2 Cl2 की फॉर्म में। ओजोन, अगर हम बात करें ओजोन की याद रखना, ओजोन का फॉर्मूला भी आप इसे कह सकते हो। ओजोन में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, और उसे कैसे लिखा जाता है, उसे आप ऐसे लिख सकते हो O3, कैसे लिख सकते हो O3, ठीक है। ओजोन ये वही वाली ओजोन है जो आपके एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर जो प्रेजेंट है उसी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। समझ आया। आगे चले, आगे आपको बताया हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट से ही एक जुड़ा हुआ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी देखो, अभी मैं आपको रेलवे एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ, लास्ट टाइम मैंने CGL के लिए जब पढ़ाया था तब भी मैंने एटॉमिसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे और कुछ अलग नहीं आता, आती यही सब चीजें आगे पीछे होके। तो जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जिन मॉलिक्यूल्स की या एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी पूछी जाती है, वो सब मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, ठीक है। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमने कैसे लिखा, ऑक्सीजन तो हमने ऐसे वर्ड्स में लिख दिया ना, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मैंने कैसे लिखा, O2 एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। अब उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, मैंने अभी पीछे आपको क्या बताया था, जब ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना तो दो एटम्स थे ना, तो सिंपल 2 इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब वो पर्टिकुलर एलिमेंट अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, यही आपको उसी से आपको क्या पता चल जाएगी, एटॉमिसिटी पता चल जाएगी। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार बन के आ रहे हैं। देखो, एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है। उस बेसिस पे हम एलिमेंट्स को क्या बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, टेट्रा और ऑक्टा एटॉमिक। यहाँ मैंने वो सभी एलिमेंट्स कवर करने की कोशिश की है जो जहां से पूछा जा सकता है। तो पहले वो देखते हैं कि मोनो एटॉमिक किसे कहा जाएगा। मोनो एटॉमिक वो सभी एलिमेंट्स होंगे जिनकी एटॉमिसिटी 1 होगी। क्या बोला मैंने, मोनो एटॉमिक वो सभी एलिमेंट्स होंगे जिनकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक की, तो यहाँ पे देखो एटॉमिसिटी क्या है, 1 दे रखी है। किस किस की होती है देखते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस की, ठीक है। नोबल गैसेस मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको, देखो जब मैंने
एटम्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड पे, हाँ, सबसे पहला ही पॉइंट मैंने क्या बताया हुआ है कि नोबल गैसेस जैसी हैं वैसे ही, मतलब अपने एटॉमिक फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट कर सकती हैं फ्रीली, ठीक है। तो अब इनको मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे है हीलियम, नियन, आर्गन, ये ऐसे ही रह सकते हैं, ठीक है। इसको लिखोगे भी ऐसे, हीलियम, नियन, आर्गन, ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हो। तो सिंपली इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, काफी आगे आ गए हम, है ना। तो देखो नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी होगी 1, क्या बताया हुआ है, 1 होगी। फिर जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सभी मेटल हैं आपके, ठीक है। उन सब की एटॉमिसिटी भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, 1 होगी। और एक स्पेशल चीज या एक स्पेशल एलिमेंट क्या है आपका, कार्बन। कार्बन की एटॉमिसिटी भी क्या होती है, 1 होती है। कार्बन की एटॉमिसिटी भी क्या है, 1 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। वही हम बात करें डायटॉमिक, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 2 एटम्स आ रहे हैं ना, तो 2 हुई। तो ऑक्सीजन इज द एग्जाम्पल ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। किसका एग्जाम्पल हुआ, डायटॉमिक का। द एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं आपकी, जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, ये O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन H2, इसको ऐसे लिख लेते हैं H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ठीक है, क्लोरीन Cl2, नीचे लिखना है ये भी, ठीक है। क्लोरीन के लिए यहां लिख देती हूं मैं Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, ठीक है, समझ आया सभी को, आयोडीन I2। इन सभी के लिए जो एटॉमिसिटी है क्या होगी, इन सभी की एटॉमिसिटी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं, जितनी भी ये नोबल गैसेस की क्या थी, 1 थी, ठीक है, गलती से निकल गया, नोबल गैसेस की क्या थी, 1 थी। और बाकी जो नॉर्मल गैसेस हैं आपकी, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की क्या है, 2 होगी, ये सभी डायटॉमिक होते हैं। फिर ट्रायटॉमिक किसकी है, ओजोन की। अभी मैंने आपको बताया ना ओजोन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, O3, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ना। तो जाहिर सी बात है, जब 3 ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है, ठीक है। कितने एटम है, 3 एटम है, ठीक है। क्या है, 3 एटम है, किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ट्रायटॉमिक। वहीं अगर हम टेट्राटॉमिक बात करें तो फोस्फोरस नेचर में 4 एटम्स के साथ या 4 एटम्स एक साथ रहते हैं फोस्फोरस के, ठीक है। जब हम बात करते हैं फोस्फोरस की तो हमेशा फोस्फोरस के 4 एटम्स एक साथ रहेंगे, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, P4, और एटॉमिसिटी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है, P4 लिखा। इस पे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना आप लोग, ठीक है। वहीं अगर हम ऑक्टा एटॉमिक की बात करें तो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज 8। सल्फर कैसे रहता है, हमेशा 8 सल्फर के जो एटम्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, तो इसे ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं। 8 एटम सल्फर के एक साथ प्रेजेंट है, तो तब जाके एक मॉलिक्यूल बना सल्फर का जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, और एटॉमिसिटी क्या हुई, 8 हुई। और क्या बोलेंगे उस तरह के एलिमेंट को, ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है, समझ आया सभी को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस कई बार बने हैं, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस बने, आप ध्यान से इसको देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको देख सकते हो। आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, या जिन्हें हम सिंपली कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की, ठीक है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे वाटर में क्या होता है, H2O, है ना, यही है ना पानी का केमिकल फॉर्मूला, है ना,
वाटर का केमिकल फॉर्मूला यही है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। पर एलिमेंट्स भी तो अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं ना, एलिमेंट्स तो अलग अलग है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में कंबाइन हुए, तो ये है तो एक तरह का मॉलिक्यूल, पर इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड भी बोलेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की कैटेगरी में ये आएगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, CO2, ये भी एक गैस है। अब इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का एटम है और 2 किसके हैं? 2 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्या हुआ? कंपाउंड हुआ, ठीक है। समझ आया सभी को? या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट आगे चले। अभी तक अगर आपको कुछ भी देखना हो तो आप देख सकते हो, और अगर कोई डाउट आया हो अभी तक की क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के नीचे डाल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास तक आपका वो डाउट क्लियर करूं, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन पे न्यूमेरिकल्स कई बार बने हैं। न्यूमेरिकल एज इन बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं, सिंपली कोई एलिमेंट दिया और पूछ ले इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो देखते हैं एटॉमिक नंबर से जुड़ी हुई कुछ चीजें। देखो, अगर मैं बात करूं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उस चीज में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात ये कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? उस पर्टिकुलर एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अभी हम आगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, या फिर अगर सिंपल सबसे पहले क्या आता है आपका एलिमेंट? हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 1 हुआ। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये बहुत इजी और आसान चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, है ना, हाइड्रोजन की अगर ये वाला विजिबल है ना कलर, अगर ना हो तो ये चीज भी आप बता सकते हो मुझे, नेक्स्ट टाइम में ये सभी चीजें ध्यान रखूंगी। तो अगर मैं बात करूं, मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब वो 1 क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है? 1। उसमें कितना प्रोटॉन है? 1, ठीक है। याद रखना, एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे क्या क्या होंगे। प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है ना, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई थी। अच्छा, वही इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, जब बात की जाती है किसी न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन अंदर या बाहर करता है, कम या ज्यादा होता है ना। अब मान लो इलेक्ट्रॉन उतने हैं जितने प्रोटॉन हैं, या प्रोटॉन उतने ही हैं जितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या चार्ज आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो जब कोई एटम कैसा है? न्यूट्रल है। ध्यान से देखो, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन के। किसके केस में किसकी बात की जा रही है? ये चीजें ना बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनता है और फिर ऐसी ही जगहों पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का नंबर, वो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी, ठीक है, एटम था, एटम के सेंटर में एक डेंस चीज थी जिसे हमने न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स थे, जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स
प्रोटॉन्स, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और साइड साइड में क्या कर रहे थे, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे। मैंने क्या बताया, अब ये जो पूरी अभी बात मैंने बताई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो भी चीज़ें मैंने बताई वो कौन से एटॉमिक मॉडल की थी, या वो एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, क्या नाम है उसका, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आई। एक बात हमेशा याद रखना, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, इस तरह से सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का, मतलब हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो वेरी करेगा। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला सोडियम का है 11, ठीक है। तो सोडियम का अगर 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, तो इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, पूछा जा सकता है बिल्कुल, एटॉमिक नंबर देके प्रोटॉन का नंबर भी पूछ सकते हैं, तो क्या बोलोगे, जाहिर सी बात है 11 ही होगा। क्योंकि ये एक नॉर्मल न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। समझ आया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुई। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और क्या बनाया, वाटर बनाया, तो उस दौरान हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नहीं बदल रहा, ठीक है। रिएक्शन कब होती है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने से ही हो रही है, ठीक है। या देखेंगे क्या जो भी है उसका प्रोसेस, पर वहां पे प्रोटॉन के नंबर में कोई फेरबदल नहीं हो रहा, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट थी जानकारी जो भी मैंने आपको दी। रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इससे जुड़े हुए आगे भी कुछ टॉपिक्स हमें देखने हैं। एटॉमिक नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलें। एटॉमिक मास और मास नंबर, किसकी बात करेंगे अभी हम, एटॉमिक मास की या मास नंबर, एक ही बात है, पता करने का तरीका भी एक है, ठीक है। देखो एटॉमिक मास से आपको क्या पता चल रहा है, एटम का मास, ठीक है। किसी भी, मान लो मैंने बोला हाइड्रोजन का एक एटम है, बताओ भाई उसका मास क्या है, तो देखते हैं कैसे पता चलेगा। अच्छा, इस पे आने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि जो भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें या एटम 3 चीज़ों से मिलके बना है, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं मेनली, क्या क्या है आपका, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मैंने आपको क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो वजन है, उनका जो मास है वो ना के बराबर है प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, और पूरे एटम का मास कहाँ इकट्ठा हो रखा है, कहाँ कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस पे। याद करो मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में कि कोई एटम है, एज इन सपोज ये हमारे पास कोई एटम है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और आसपास क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी 2 चीजें न्यूक्लियस के अंदर, एक तो प्रोटॉन और दूसरा क्या है आपका न्यूट्रॉन, है ना, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, और साइड में आसपास क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं उनका नंबर बेशक ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा या कम नहीं होता, मतलब कई सारे डिफरेंट शेल्स में है, और पर जो भी मास है वो सारा किस पे डिपेंड करेगा, नंबर की बात नहीं आनी थी यहाँ पे, ठीक है। जो भी मास है वो सारा किस पे डिपेंड करेगा, आपके न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मास है वो ना के बराबर है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। द मास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास। कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है,
क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हम क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक चीज तो ये देखेंगे, ठीक है, इसको बॉक्स में कर लेते हैं। और दूसरा हम क्या देख रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी एलिमेंट के एक एटम में, ठीक है, एलिमेंट के एक एटम में, उसी को क्या बोला जाएगा, एटॉमिक मास बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया, एटॉमिक मास Z से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर A से, ठीक है, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर A से, ठीक है, और इसी को हम मास नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिख गया, कितना बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि ये अलग रहे हमारे पास। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उस पर्टिकुलर एटम में जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, एक है सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, ध्यान से देखना, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 23 है। मैंने आपको क्या बताया, अगर हम सोडियम की बात करें, सिंबल है Na, ठीक है, सोडियम की बात हो रही है, ध्यान से देखना, सिंबल है Na, सोडियम की बात हो रही है। एटॉमिक नंबर क्या था, Z क्या होता है सोडियम का, मैंने अभी आपको बताया था 11। अब अगर Z 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड कर रहा था, प्रोटॉन्स पे, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ उतना ही एटॉमिक नंबर, है ना, उतना ही आपका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, वो भी 11 होगा। पर जो मास होता है, एटॉमिक मास जो है या मास नंबर जो है वो कितना है आपका, जो आपका मास है वो कितना है सोडियम का, 23। अब ये कैसे हुआ मैम, है ना, 23 कैसे आ गया, तो देखो 23 ऐसे आया कि प्रोटॉन तो 11 थे, प्रोटॉन का नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 थे, पर इस केस में न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, ठीक है, इस केस में न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड हुए तभी तो दोनों ने मिलके क्या बनाया, आपका एटॉमिक मास बनाया, जो कि कितना है, 23। समझ आया, समझ आया। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, तभी आपको पता चलेगा कि किसका कितना होता है, ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, वहीं अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का सिंपल है केस, ठीक है, जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, सिंपली 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, सिंपली 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 12 हो जाएगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है, समझ आया सभी को। अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहें तो देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताया गया है किस किस के बीच में, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बीच में। सपोज हमने यहाँ पे कोई क्या लिखा, एलिमेंट लिख लिया, ठीक है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट को, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप हाइड्रोजन ले लो, सोडियम ले लो, कोई भी, एक्स की जगह आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है, मान लो मैंने एक्स की जगह सोडियम ले लिया, है ना। अब यहाँ ऊपर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर को या एटॉमिक मास को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक एटम के मास को, ठीक है। और वहीं नीचे हम ऐसे क्या लिख देते हैं, Z, छोटा सा, वो छोटा सा Z किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको सब कुछ लिख के दिया हुआ है। जैसे इन्होंने किसका एग्जाम्पल लिया है, कार्बन का लिया हुआ है, एटॉमिक नंबर कितना है जो प्रोटॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, कितना दिया हुआ है, 6, ठीक है, ये सिंबल है एलिमेंट का, और वही मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से क्या बन रहा है, 12 बन रहा है, ठीक है, समझ आया सभी को। आप एक बार इसे देख लो ध्यान से, बाकी जो भी ये मैंने चलाया है पेन मैं हटा दूंगी, आपको क्लियरली समझ आना चाहिए नोट्स में भी, ठीक है। अगर हम सोडियम के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया, सोडियम ऐसे लिख लो, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना आया था, अभी 23 आया था, तो 23 इधर लिख लिया। ऐसे ही आप अलग अलग एलिमेंट्स के लिए लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें।
मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं देखते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का मास किसके बराबर होता है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने नंबर भी एटम हैं उसके मास के बराबर। ठीक है, नहीं आया समझ, चलो मैं समझाती हूँ। क्या लिखा है, द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। सभी एटम्स जितने भी हैं उन सभी के सम के बराबर होना चाहिए उस पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल में। मान लो मैंने क्या लिया, वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लिया H2O। ठीक है, रुको, इसको हम किससे लिखते हैं, वाइट से लिखते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है वाटर का। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, 1। और ऑक्सीजन का कितना होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, बताओ आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और इसका एटॉमिक मास क्या होगा 16। तो टोटल पूरे मॉलिक्यूल का आप क्या करो 2 इंटू, ठीक है, आप क्या करो 2 इंटू 1 2 प्लस 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18। ठीक है, और यहाँ पे u, स्मॉल u से हम यूनिट है इसकी स्मॉल u। ठीक है, समझ आया। तो मॉलिक्यूलर मास, अगर आपसे कोई वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, इस तरह से कैलकुलेट किया आपने और क्या लिख दिया 18 यूनिट्स। ठीक है, समझ आया सभी को, 18 यूनिट्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो 1 क्यों है। ठीक है, 1 क्यों है। जब उसका, अगर नहीं आया तो समझो क्यों आया। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसमें एटॉमिक नंबर भी इसका 1 था। एटॉमिक नंबर अगर 1 है इट मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 1 होंगे। ठीक है, 1 प्रोटॉन होगा। पर इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, सिर्फ उसी प्रोटॉन ने मिलकर क्या बना दिया, इसका एटॉमिक मास बना दिया। ठीक है, आगे चले। आइसोटोप्स की अगर हम बात करें कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आइसोटोप, आइसो बार, आइसोटोन्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है ये आइसोटोप्स। वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट मास अलग अलग होता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं क्यों। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, आइसोटोप्स आर द एटम्स, वो वाले एटम्स होंगे किसी सेम एक ही एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है हमारे पास, सपोज हाइड्रोजन एक एलिमेंट है पर उसके डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, एक मैंने बोल दिया नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 हाइड्रोजन। अब उन तीनों का मास अलग है पर एटॉमिक नंबर सेम है, ऐसा कैसे पॉसिबल है देखते हैं। ठीक है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, मास नंबर या एटॉमिक मास क्या है उन सभी का अलग है। क्यों, देखो द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। वेरी गुड, हमने क्या बोला था, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको क्लियर कर रहा है। हमने क्या बोला था, जब भी हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, किसकी बात करेंगे, एटॉमिक मास की, तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, इन दो चीजों के बराबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों चीजों के बराबर होगा। अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है, ऐसे लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर को सिंपली सिंबल से। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इट मींस प्रोटॉन भी तो सेम ही रहेगा। अगर एक एलिमेंट है तो उसका एक ही एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉन का नंबर भी सेम रहेगा। तो वेरी क्या कर रहा है, वेरिएशन किस चीज में आ रही है, बदल क्या रहा है, बदल सिर्फ आपका न्यूट्रॉन का नंबर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। जैसे यहाँ पे आपको 2 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, किसके, क्लोरीन के। ध्यान से देखो, एक दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम है, क्या बदल रहा है, एटॉमिक मास या मास नंबर। एक है 35, दूसरा है 37।
एक में न्यूट्रॉन कितने हैं 18 और दूसरे में न्यूट्रॉन कितने हैं 20। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर गया, एक में न्यूट्रॉन कितने हैं 18 और दूसरे में न्यूट्रॉन कितने हैं 20। ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को? समझ आया इतना? देखो यहाँ पे आपको क्लोरीन को ही और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे इसी वाले केस को, तो देखो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन के इस वाले केस में बात करें जिसमें एटॉमिक मास कितना है 35 है, कितना है एटॉमिक मास 35, तो वो कैसे बना? ठीक है, वो कैसे बना? जब उसमें न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है 18 और प्रोटॉन्स कितने हैं 17। ठीक है, प्रोटॉन 17 ही होंगे क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर इतना है ना, तो प्रोटॉन्स भी इतने होंगे। वहीं क्लोरीन इस वाले की अगर हम बात करें जिसमें मास एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है 37, इस वाले में एटॉमिक मास कितना था 35। ठीक है, कितना था 35। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, न्यूट्रॉन्स का नंबर इसमें वेरी करेगा, इसमें हो जाएंगे 20, इससे 2 ज्यादा होंगे, या 35 था या 37 है तो 20 होंगे और प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे। ठीक है, समझ आया? समझ आया? ये इंपॉर्टेंट केस है, क्लोरीन वाला इंपॉर्टेंट केस है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहले भी बना है। ठीक है, तो आइसोटोप्स पे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो। आगे चले, फिर ये हैं हाइड्रोजन के। किसके आइसोटोप्स दिए हुए हैं? हाइड्रोजन के। कितने होते हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। सबसे पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एक बात याद रखना कि जितने, जब हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, जब हमने प्रोटॉन्स की बात की तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर के बराबर ही है। ठीक है, आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम इन वाले केसेस को देखें, हाइड्रोजन की बात करें तो देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम क्या है? एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है और नंबर भी 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि ये 1 ही है, इट मींस कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 0 हुए। ठीक है, अच्छा ड्यूटेरियम की बात करें तो सिंपल सी बात है, 1 प्रोटॉन है और 2 बनने के लिए मास कितना? एटॉमिक मास 2 है, तो 1 पहले से है और 2 बनने के लिए 1 और चाहिए, सिंपल 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, और ट्राइटियम का क्या होगा? एटॉमिक मास 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, सिंपल। आ गया समझ? ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बना है। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है देख लो एक बार। आइसोबार्स में जो एटम्स हैं वो 2 डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, डिफरेंट एटम्स हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो एटॉमिक मास है, ठीक है, वो क्या करेगा? सेम रहेगा। पिछले केस में क्या था? ध्यान से देखो अगर आप, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम थे। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम थे, पर इस वाले केस में एटॉमिक मास सेम है। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो क्या लिखा हुआ है? आर्गन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 18 और मास दिया हुआ है 40। वहीं कैल्शियम का क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर 20 और मास दिया हुआ है 40। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है? या ये चीज आपको समझ आई? तो यहाँ पे क्या सेम है? देखो क्या सेम है? सेम है यहाँ पे मास, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, तो एटॉमिक मास सेम है। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें, ये देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बन और नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आइसोबार्स के बारे में नहीं है, आइसोटोन्स है, हेडिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? आइसोटोन्स की बात हो रही है। ठीक है, आइसोटोन्स। ठीक है,
आइसोटोन्स आर द एटम्स और न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई होंगे दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ ये वाला ध्यान रखना, आइसोटोन्स में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है और बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हैं। ठीक है, आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमें थ्योरेटिकली आज मेरे को समझाना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, What do we call a positively charged ion? आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 है, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, याद करो, जो पॉजिटिवली चार्ज था उसे हम कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज था उसे एनायन बोलते हैं। मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और चार्ज आयन तो दोनों ही होते हैं, कैटायन एनायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरआरसी ग्रुप डी का, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपको एटॉमिक मास बताने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का कितना था, एटॉमिक नंबर कितना था, पहले ये पता करो, हाइड्रोजन का 1 था, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, वो भी 1 था, है ना। वहीं कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन में जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, याद करो 6, और एटॉमिक मास कितना था 12। ठीक है, तो अब इस अकॉर्डिंग देख लो करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे फर्स्ट दिख रहा है। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक मास पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, एटॉमिक मास पूछा है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे चलें, आइसोटोप्स किस तरह के एटम्स को कहा जाता है, बताओ। सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, या डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, या सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, या सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, अभी मैंने आपको आइसोटोप्स पढ़ाया, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में डालोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स है तो आप वो भी बता सकते हैं। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।